हेलो दोस्तों, मैं रामलाल केवट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल केवट सर का गणित क्लास में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लघुत्तम समापवर्त्य, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। हम इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल एक या स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोल सकते हैं। ठीक है, सभी का अर्थ वही होगा कि सबसे छोटा अपवर्त्य। ठीक, तो चलिए आज जानेंगे हम आज की इस वीडियो में लघुत्तम समापवर्त्य के बारे में बेसिक चीज, क्योंकि किसी भी टॉपिक के बारे में बेसिक जाने बगैर हम उससे संबंधित कठिन प्रश्नों को नहीं हल कर सकते। ठीक है, तो पहले बेसिक जानना जरूरी है। और एक चीज बता दूं, जो बच्चे अभी नास जो परीक्षा होने वाला है, नास के द्वारा जो लिया जा रहा है, तो वो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह वीडियो बहुत कारगर सिद्ध होगा। साथ ही साथ जो कंपटीशन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जिन्हें गणित की बेसिक ज्ञान की कमी है, तो उनके लिए भी यह जो मेरा वीडियो है बहुत सहायक सिद्ध होगा, क्योंकि इससे संबंधित यानी लघुत्तम समापवर्त्य से संबंधित बहुत सारे प्रश्न अक्सर पूछे ही जाते हैं। तो आप सभी जो मेरे वीडियो में नए हैं, पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके जो भी यार दोस्त होंगे या दोस्त होंगे उनमें भी ये शेयर करना मत भूलिए। चलिए देखिए, शुरू करते हैं देरी न करते हुए यह वीडियो और जानेंगे सबसे पहले लघुत्तम समापवर्त्य, लोएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे बोलते हैं। और लघुत्तम समापवर्त्य को संक्षिप्त में लिखेंगे तो ला सा इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, ला सा, और इंग्लिश में इसको एलसीएम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो एलसीएम कहा जाता है। अब देखें, ये लघुत्तम समापवर्त्य जो शब्द है ये कितने शब्दों से मिलकर बना है और हर शब्द का क्या अलग अलग अर्थ होता है। चलिए देखते हैं। ये लघुत्तम देखिए यहाँ, तो लघुत्तम का अर्थ होता है सबसे छोटा। लघुत्तम माने सबसे छोटा। और देखिए इसके बाद ये यहाँ पर सम शब्द है, तो सम का अर्थ होता है समान या बराबर कह सकते हैं। कोई समान है या बराबर है, एक बराबर आकार का हो, एक बराबर मान का हो, तो वो समान या बराबर कहलाता है। अपवर्त्य देखिए यहाँ से ये अ और प, अपवर्त्य शब्द यहाँ से जुड़ा हुआ है, सम और अपवर्त्य को जोड़ के समापवर्त्य शब्द बनाया गया है। तो अपवर्त्य का अर्थ होता है गुणज या पहाड़ा। ठीक है, तो गुणज के लिए, गुणज के बारे में हो सकता है आप लोग ना जान रहे हो, लेकिन हम सभी जानते हैं पहाड़ा किसे कहते हैं। जैसे मैं कहूं कि 2 का पहाड़ा लिखो तो इस तरह लिखेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12। इस तरह हम अनंत तक 2 के पहाड़ा लिख सकते हैं। तो जिसे हम 2 की पहाड़ा कह रहे हैं, यही दरअसल 2 के गुणज भी है। और गुणज यानी कि पहाड़ा को ही गुणज बोला जाता है और गुणज को ही अपवर्त्य कहा जाता है। ये चीज हमको यहाँ जानना है। ठीक, तो यहां हमने क्या जाना कि अपवर्त्य क्या है, जिसे हमने अभी तक पहाड़ा कह रहा, जिसे हम अभी तक पहाड़ा कह रहे थे। 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा, किसी भी प्राकृत संख्या का जो पहाड़ा लिखते हैं वही पहाड़ा उस संख्या का गुणज भी कहा जा सकता है, उसी पहाड़ा को उस संख्या का अपवर्त्य भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये है गुणज, अपवर्त्य और पहाड़ा। ये 3 शब्द आ गया यहाँ पर। हम जिसको पहले पहाड़ा बोलते थे वही गुणज भी है, वही अपवर्त्य भी है। ठीक, तो ये हो गया अपवर्त्य के बारे में। अब देखते हैं पूरा अर्थ। तो लघुत्तम समापवर्त्य का पूरा अर्थ हो गया सबसे छोटा। लघुत्तम यानी सबसे छोटा, सम यानी समान, अपवर्त्य मीन्स गुणज या पहाड़ा। तो चलिए देखते हैं, अब समझते हैं कि यहां पर लघुत्तम समापवर्त्य कैसे निकाला जाता है और क्यों निकाला जाता है। देखिए, लघुत्तम समापवर्त्य निकालने के लिए कम से कम 2 संख्या का होना जरूरी है। कम से कम किसी एक संख्या का लघुत्तम समापवर्त्य नहीं निकाला जाता। लघुत्तम समापवर्त्य निकालने के लिए हमारे पास कम से कम 2 संख्या, नहीं तो 2 से अधिक संख्या हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य अपवर्त्य विधि से, एक चीज और बता दूं, हम यहाँ पर लघुत्तम समापवर्त्य निकालने का कुल 3 विधि होता है। पहला विधि अपवर्त्य विधि कहलाता है, जो कि बेसिक में है। आप जो बच्चे कक्षा 5वीं पढ़ रहे हैं, कक्षा 5वीं में यही विधि बताया गया है, अपवर्त्य विधि।
ठीक है। और आगे जब हम मिडिल स्कूल में पढ़ते हैं तो वहां अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि सिखाया गया है, कोर्स में ऐसा है। तो जो बच्चे कक्षा 5वीं पढ़ रहे हैं उनके जो पाठ है, गणित का पुस्तक है, उसमें अपवर्त विधि से कैसे हम दो संख्याओं का या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त निकाला जाता है, ये बताया गया है। और अभाज्य गुणनखंड विधि और तीसरा होता है भाग विधि। तो इस आज का ये जो वीडियो है इसमें अपवर्त विधि से किस तरह से हम दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कर सकते हैं, ये मैं बताऊंगा। और ये जो दो विधि है ये अगला वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। देखिए हमने यहाँ पर 3 उदाहरण लिया है। तीनों उदाहरण की एक अलग अलग विशेषता है, ये जब मैं हल करके बताऊंगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं पहला उदाहरण। तो देखिए यहाँ लिखा है 6 व 12। तो अपवर्त का मतलब बताए हैं अभी, अपवर्त मतलब होता है पहाड़ा। तो क्या करेंगे, दोनों का अपवर्त लिखेंगे। तो यहां लिख देते हैं, मान लीजिए 6 का अपवर्त, फिर लिखते हैं 12 का अपवर्त। चलिए लिखिए 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, इस तरह इधर अनंत तक लिखा जा सकता है। 12 का लिखते हैं 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60। अब देखें 6 व 12 का समान अपवर्त छांटेंगे, समान अपवर्त। अब देखिए 6 और 12 का समान अपवर्त कैसे छांटते हैं। ऊपर वाला को देखिए 6 लिखा है, क्या इसके अपवर्त में 12 के अपवर्त में 6 है कहीं पर? तो देख रहे हैं 6 कहीं नहीं लिखा है। ये देखें 12, तो 12 6 के अपवर्त में 12 है, लेकिन इसके में भी 12 है, 12 के अपवर्त में भी 12 है। तो ये इसको हम क्या कर देंगे, एक गोला घेर दिए, ठीक। अब इसी तरह देखें 18, तो इसमें 18 है क्या? नहीं है। 24 को देखें, 24 इसमें है क्या? देखिए यहाँ पर है। तो इस तरह इसको भी इस तरह हम क्या कर सकते हैं, एक गोला घेर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखें हमने आगे और लिखते तो और बहुत सारा समान अपवर्त मिलता। तो यहाँ देखिए 6 व 12 के ऐसे अपवर्त जो दोनों में है, माने एक समान है। कौन कौन से मिला? 12 मिला और क्या मिला? 24 मिला, ठीक है। और आगे अगर इनके जितने भी 6 के और बहुत सारे अपवर्त लिखते, 12 के और अपवर्त लिखते, तो और बहुत से ऐसे संख्या मिलता जो दोनों के अपवर्त में होता, ठीक है। तो अभी फिलहाल उदाहरण के लिए इतना ही लिखे हैं। तो देखो हमको क्या मिला, 6 व 12 के समान अपवर्त ढूंढा दोनों में, तो 12 मिला, उसके बाद 24 मिला। अब मैं ये पूछूं कि 6 व 12 के सबसे छोटा अपवर्त, सबसे छोटा अपवर्त क्या है? तो स्वाभाविक सी बात है, हमें यहां 2 मिला, अब सबसे छोटा ढूंढना है, तो जो शुरू में ये मिला यही होगा। तो इस तरह क्या हो गया, सबसे छोटा अपवर्त ये। तो ये 6 और 12 के सबसे छोटा, ये समान अपवर्त है, सॉरी, सबसे छोटा समान अपवर्त। ये 6 और 12 के समान अपवर्त हैं। अब इन्हीं में से अगर मैं छांटने के लिए कहूंगा कि 6 और 12 के जो समान अपवर्त हैं उनमें सबसे छोटा कौन है, तो स्वाभाविक सी बात है, स्पष्ट आप कह सकते हो 12 और 24 में 12 छोटा है। तो इस तरह हम सब 6 और 12 के सबसे छोटा समान अपवर्त क्या मिला हमें, 12। अब देखिए ये सबसे छोटा के लिए क्या शब्द यूज करते हैं, लघुत्तम। असमान अपवर्त के लिए समापवर्त। इस तरह 6 व 12 का लघुत्तम समापवर्त क्या मिला, 12 मिला, ठीक। तो जिसे हम 6 व 12 के सबसे छोटा समान अपवर्त कह रहे थे, उसी के लिए क्या शब्द है, सबसे छोटा समान अपवर्त के लिए लघुत्तम समापवर्त। तो इसी चीज को समझना था। वास्तव में लघुत्तम समापवर्त होता क्या है कि दो संख्याओं का जब हम अपवर्त लिखते हैं, तो देखो सबसे पहले जो अपवर्त्य दोनों में मिला, यही तो पहले मिला ना। सबसे पहले जो अपवर्त्य दोनों के अपवर्त में मिला, वही क्या होता है, दोनों का लघुत्तम समापवर्त्य होता है, ठीक।
अब देखिए एक विशेष चीज और, यहां पर देखिए 24 मिला, 24 के आगे जाते तो इस तरह क्या मिलता, 36 मिलता। कैसे मिलता, मैं दावे के साथ क्यों कह रहा हूं कि देखो ये जो पहला लघुत्तम समापवर्त जो मिला हमको, उसका ये ठीक 12 दूनी 24 है, दिख रहा है। यानी कि दोनों का लघुत्तम समापवर्त मिलता है, उसी के ही गुणज में उसी का ही पहाड़ा पढ़ते जाएंगे तो जितना मिलता जाएगा वही संख्या ही इसके समान अपवर्त होते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये 12 मिला तो ये 24, अगला 36 मिलेगा, उसके अगला 48 मिलेगा, इसकी भी गारंटी है। ठीक, तो इस चीज को ध्यान रखना है कि जो भी लघुत्तम समापवर्त निकलता है उसी का पहाड़ा पढ़ने पर ही आगे का जो समान अपवर्त है वो मिलते जाता है। ठीक, तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात। अब चलते हैं ये दूसरा उदाहरण की ओर और जानेंगे कुछ और अन्य बातें जो कि लघुत्तम समापवर्त से संबंधित है। चलिए देखते हैं ये दूसरा उदाहरण। दूसरा उदाहरण में देखिए लिखा है 4 व 6 का। तो 4 व 6 का लिखना है तो 4 का पहले लिखते हैं, 4 का अपवर्त, इसके बाद लिखेंगे फिर 6 का लिखेंगे, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंच 20, 4 छक्का 24। अब लिखते हैं 6 का दूसरा उदाहरण ले रहे हैं, 6 का अपवर्त, 6 का अपवर्त लिखते हैं 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंच 30, 6 छक्का 36, 6 सत्ते 42। अब देखें 4 व 6 का समान अपवर्त लिखते हैं, जो एक बराबर है, दोनों में समान अपवर्त। तो देखें 4 दोनों में है क्या, नहीं है, देखो इसमें नहीं है। 8 देखें इसमें भी नहीं है। 12 देखें तो देखिए यहां पर 12 है। अब देखिए 16 इसमें भी नहीं है, 20 इसके भी अपवर्त में नहीं है, 24 यहां है, मिल गया। देखिए तो यहां पर भी मैं पिछले प्रश्न में जो बताया था वो देखिए दिख रहा है। पहले सबसे पहले कौन सा ऐसा अपवर्त है जो दोनों में मिला, तो 12, 4 का भी 12 और 6 का भी 12 दोनों में मिला। और जो पहले मिल गया उसी का जो गुणज है या उसी का जो पहाड़ा पढ़ने पर जो संख्या मिलता है वही अपवर्त, वही संख्या ही अगला समान अपवर्त के रूप में मिलता है। देखो यहां 12 तो 12 दूनी 24, 24 मिला, और फिर आगे 36 ही मिलता। ठीक, तो इस तरह हमें क्या मिला, 4 व 6 का समान अपवर्त के रूप में 12 व 24 मिला। अब मैं पूछूं कि 12 और 24 ये जो 6 और 4 व 6 के समान अपवर्त हैं, इनमें सबसे छोटा अपवर्त कौन सा है, तो आप आसानी से बता सकते हो 12 और 24 में कि सबसे छोटा कौन है, 12 है। इस तरह हम लिख सकते हैं 4 व 6 का सबसे छोटा समान अपवर्त क्या मिला हमको, 12 मिला। और सबसे छोटा समान अपवर्त क्यों ही क्या कहा जाता है जी, लघुत्तम समापवर्त। देखिए यहां लिखे हैं सबसे छोटा समान अपवर्त या गुणज या पहाड़ा, इसी का नाम है लघुत्तम समापवर्त। तो हम इसके जगह में क्या लिख देंगे, 4 व 6 का लघुत्तम समापवर्त बराबर मिल गया हमें 12। ठीक, तो इस तरह हमें क्या मिला, 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्त 12 मिला। अब यहां इस प्रश्न में क्या खासियत है, देखिए यहां पर जब 6 और 12 का निकाले तो 6 और 12 में जो 6 बड़ा संख्या क्या था, 12 था। देखिए 6 व 12 में बड़ा संख्या क्या था, 12 था। तो 6 का इसका भी कितना आया था लघुत्तम समापवर्त, 12 आया था ना। तो 6 का पहाड़ा पढ़ने से 12 आ रहा है, 6 का पहाड़ा पढ़ने से 12 आ रहा है। तो 12 का और पहाड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ा। देखो 6 का पहाड़ा पढ़ने से 12 आ गया, अब 12 का पहाड़ा पढ़ने से तो 12 आएगा ही। इसका मतलब इन दोनों का लघुत्तम समापवर्त क्या हो गया,
12 हो गया। तो यहां पर एक संख्या का बस पहाड़ा पढ़ के देखना पड़ा, इसका पहाड़ा पढ़ना ही नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि ये 6 के पहाड़ा में 12 आ जाता है और कोई भी संख्या अपने पहाड़ा पढ़ने में तो आएगा ही। तो इस तरह इसका ये हो गया। लेकिन यहां देखिए 4 और 6 में बड़ा संख्या क्या है? 6 है। तो 4 के पहाड़ा में 6 नहीं आता, तो 4 के पहाड़ा में 6 नहीं आता, इसलिए 6 लघुत्तम समापवर्त नहीं है। तो 6 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 का पहाड़ा पढ़े तो 6 दूनी 12 मिला। तो ये जो 6 का पहाड़ा पढ़ने पर यानी 6 के जो अपवर्त्य हैं, दूसरा अपवर्त्य ये स्वयं नहीं है, उसके आगे का जो अपवर्त्य है वो देखो इसमें लघुत्तम समापवर्त्य निकला। तो ये इसमें अंतर है। ठीक है, यहां पर 2 संख्या जो दिया गया है उन्हीं में से एक संख्या अपवर्त्य के रूप में मिला, लघुत्तम समापवर्त्य के रूप में, जबकि इसमें जो बड़ी संख्या है, याद रखना 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य निकालना हो तो हमेशा बड़ी संख्या का जो अपवर्त्य है वही लघुत्तम समापवर्त्य होता है। ठीक है, छोटी संख्या का नहीं करना, बड़ी संख्या का जो अपवर्त्य लिखेंगे उसी में ही मिलता है। ठीक, चलिए देखते हैं तीसरा उदाहरण, और उदाहरण के माध्यम से धीरे धीरे समझ आएगा। इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न इबारती प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं, और उस चीज को, और जब इबारती प्रश्नों को शामिल करेंगे वीडियो में तो अच्छे से समझ आएगा। इसके पहले आप लोगों को बेसिक को समझना बहुत जरूरी है। चलिए अब देखते हैं ये तीसरा प्रश्न 3 व 5, इसका देखेंगे, क्योंकि पूरा मिटा देते हैं, यहाँ तक लिखने के लिए जगह कम हो रहा है। तो देखते हैं 3 व 5 का। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 3 का अपवर्त्य लिखते हैं। तो अपवर्त्य लिखेंगे, क्या होगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21। इसी तरह 5 का लिखेंगे, 5 का अपवर्त्य लिखेंगे, कितना आएगा देखो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंचे 25, 5 छक्का 30, इस तरह लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, 3 व 5 का समान अपवर्त्य छांटते हैं, समान अपवर्त्य। तो देखो 3 इसमें है क्या, 5 के अपवर्त्य में नहीं है, 6 इसमें कहीं पर भी 6 नहीं है, 9 देखें यहां नहीं है, 12 इसमें कहीं पर नहीं है, 15 तो देखिए यहां पर ये 15 है। अब उसके बाद 18 इसमें नहीं है, 21 इसमें भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह देखें तो आगे और इसको लिखा जाता तो देखो पिछले प्रश्न में और उसके पिछले प्रश्न, पहला दूसरा प्रश्न में स्पष्ट बताया था मैं कि 2 संख्याओं का अपवर्त्य लिखेंगे और जब समान अपवर्त्य छांटेंगे तो पहला जो समान अपवर्त्य मिलता है सबसे पहले वही क्या होता है, लघुत्तम समापवर्त्य होता है, और आगे कौन सा संख्या मिलने वाला है ये निश्चित हो जाता है। क्या बताया हूं, पहले जो भी समान अपवर्त्य मिलेगा उसी का गुणज यानी उसी का पहाड़ा पढ़ने पर ही जो संख्या आएगा वही अगला समान अपवर्त्य के रूप में मिलता है। तो 15 मिला तो आगे क्या मिलेगा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। तो कुल मिलाकर यहां अगर हम 3 दहम 30 लिखते तो इस तरह मिलता। तो कुल मिलाकर क्या होता, 15 और 30 क्या हो गए, और आगे और मिलते। 15 का जितना भी पहाड़ा पढ़ते जाओगे वो सभी क्या होगा, 3 और 15 के समान अपवर्त्य के रूप में मिलेंगे। ठीक, तो जैसे 15 मिला तो 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 पचे 75, ये सब क्या है, 3 और 5 के समान अपवर्त्य हैं। अगर मैं कहूं कि 3 व 5 का सबसे छोटा अपवर्त्य कौन सा होगा, तो मेरे ख्याल से 2 प्रश्न और बता चुके हैं, उसके आधार पे तुरंत आप बता सकते हो कि भाई इनमें से सबसे छोटा अपवर्त्य कौन सा है। तो जो सबसे पहले लिखा गया है, जो सबसे पहले मिलता है। ठीक, तो वही क्या हो जाएगा, सबसे छोटा अपवर्त्य हो जाएगा। और सबसे छोटा अपवर्त्य को ही क्या कहा जाता है, लघुत्तम समापवर्त्य। तो इस तरह 3 और 5 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या हो जाएगा, 15,
क्योंकि सबसे छोटा अपवर्त को ही लघुत्तम समापवर्त कहा जाता है। अब इस प्रश्न की विशेषता क्या है, देखो इसमें हम 3 व 5 का लघुत्तम समापवर्त निकाले हैं। ठीक है, अब देखो 3 एक अभाज्य संख्या है और 5 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। और जब ये दोनों अभाज्य संख्या है तो इसका जो लघुत्तम समापवर्त है वो देखो 3 का आपस 5 में गुणा करो तो कितना मिलता है, 15 होता है ना। 3 और 5 का गुणा करो तो कितना मिलता है, 15। यानी कि इसका लघुत्तम समापवर्त कितना निकला है, 15 निकला है। कहने का मतलब क्या है, कहना क्या चाह रहा हूं उसको समझो। जब भी हम दो अभाज्य संख्याओं का, ये दोनों अभाज्य संख्या है, जब भी दो अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना रहेगा तो उसके लिए इस तरह कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा उनके बीच में गुणा कर दो तो जो गुणनफल मिलेगा वही उसका लघुत्तम समापवर्त होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए इस तरह है, 2 है 7 है। अब हम जान रहे हैं कि 2 भी एक अभाज्य संख्या है, 7 भी एक अभाज्य संख्या है, तो इसका लघुत्तम समापवर्त जानना है तो दोनों अभाज्य संख्या अगर हो तो सीधा सीधा इनका गुणा कर दो, यही दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त हो जाता है। ठीक, और जैसे 3 है, मान लो 13 है। अब 3 और 13 दोनों लघुत्तम, दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है, तो इसका लघुत्तम समापवर्त हमेशा इनका गुणनफल होगा, यानी 13 तिया 39 ही होगा। ठीक, ये चीज, तो इस चीज को ध्यान रखना हमेशा, इससे संबंधित प्रश्न आता ही है कि अगर दोनों अभाज्य संख्या है तो उसका जो लघुत्तम समापवर्त होता है वो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। ठीक, दूसरा चीज, जब हम भिन्न में जोड़ना घटाना सीखते हैं तो भिन्नों के हरों का लघुत्तम समापवर्त निकालना पड़ता है। तो हर में अगर दोनों अभाज्य संख्या है तो वहां सीधा सीधा क्या करो, नीचे गुणा करके लिख दो। ठीक, और उसके बाद तिर्यक गुणा कर दिया जाता है अंशों के साथ, वो उस टॉपिक में आएंगे तो बताएंगे। ठीक, उसी तरह यहां देखिए आगे और 1-2 उदाहरण और बता रहा हूं जिससे हम कैसे इसका प्रश्न हल करते समय, ठीक है, कैसे ज्ञात करना चाहिए इस चीज को समझेंगे। चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कोई संख्या ले लेता हूं मैं, मान लो ले लिया 6 और ले लेते हैं 30, 15 ले लेते हैं। ठीक, अब 6 और 15 संख्या ले लिए तो देखना एक चीज, दोनों का निकालते हैं तो 6 का लिखेंगे 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, इस तरह। 15 का लिख लेते हैं, 15 का अपवर्त है, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 पचे 75। अब देखिए 6 इसमें तो नहीं मिलेगा, 12 इसमें है क्या, नहीं है, इस तरह क्या मिला हमको, ये 30 ऐसा संख्या है जो दोनों के अपवर्त में है। अब मैं यहां क्या बताना चाह रहा हूं उसको ध्यान से देखिए। जब भी हम दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करते हैं तो याद रखिए कभी भी ये जो छोटा संख्या है ये लघुत्तम समापवर्त कभी भी नहीं हो सकता। हमेशा होगा तो या तो ये बड़ा संख्या होगा या उस बड़े संख्या का कोई भी अपवर्त होगा। ध्यान रखना इस बात को कि कभी भी ये छोटा संख्या यानी कि 6 और 15 में 6 कभी भी लघुत्तम समापवर्त नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता उस चीज को भी समझें भाई। 6 कभी भी बड़ा संख्या 15 है तो 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 तो कभी आ ही नहीं सकता 15 के पहाड़ा में, तो 6 कभी आ ही नहीं सकता। तो कैसे 15 का लघुत्तम समापवर्त 6 हो सकता है। लघुत्तम समापवर्त का मतलब क्या हुआ, सबसे छोटा अपवर्त। तो 15 से ही शुरू होता है ना, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो इसका अपवर्त तो 15 है। अब 15 से छोटा हो ही नहीं सकता। अब जब छोटा नहीं हो सकता तो उसके साथ हम मिलाएंगे कैसे, समानता ढूंढेंगे कहां से। तो इस तरह पहला चीज ध्यान रख लो, ध्यान अपने मस्तिष्क में कि कभी भी दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कर रहे हैं तो बड़ा संख्या लघुत्तम समापवर्त होगा या उसके
गुणज लघुत्तम समापवर्त होंगे। तो इस तरह जब भी दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है तो दोनों का लघुत्तम समापवर्त लिखने की जरूरत नहीं है। आगे जब ये सीख जाओगे तो कैसे करोगे, तो मान लो 6 और 15 का जानना है तो 15 का ही लिखो, बड़ा का, तो 15 का लिख लो, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45। अब लिख लिए, अब 6 का पहाड़ा पढ़ते जाओ, इनमें से कौन आ रहा है। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंच 6 30। देखो 15 तो नहीं आया, 30 आ गया, पहली बार आ गया। तो यही क्या हो गया, दोनों का लघुत्तम समापवर्त हो जाता है। ठीक, इसी तरह इसके जगह में मान लीजिए मैं लिख देता 18, तो 18 का लघुत्तम समापवर्त, 18 का अपवर्त लिखोगे तो 18 तो लिखोगे ना पहले, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, इस तरह। तो 6 का भाई पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो बड़ा संख्या होगा, ठीक है, बड़ा संख्या है या इसके गुणज होंगे, ये मैं कह रहा हूं। तो 6 का पहाड़ा पढ़ के देखो तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 मिल गया, यही मिल गया ना। तो इसका मतलब 6 और 18 का लघुत्तम समापवर्त ये 18 ही है, क्योंकि 6 के पहाड़ा में 18 आ रहा है, 18 के पहाड़ा में तो 6 नहीं आ सकता। इसका मतलब जब भी लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे, याद रखना नाम है लघुत्तम, लघुत्तम माने सबसे छोटा, लेकिन जो भी दो संख्या दिया रहेगा उसके सबसे बड़े संख्या लघुत्तम समापवर्त होगा या उसके गुणज ही होंगे। माने कि नाम जैसा है उसका उल्टा संख्या होता है, समझ रहे हैं। छोटा तो लिखा है लघुत्तम माने सबसे छोटा, लेकिन जो भी दो संख्या दिए रहेंगे उनमें सबसे बड़ा संख्या लघुत्तम समापवर्त हो सकता है या इसके जो ये गुणज लिखे रहेंगे वो होगा। ये छोटा संख्या कभी भी लघुत्तम समापवर्त नहीं होगा, जिन दोनों संख्याओं को या 3 संख्याओं को दिया गया है उनका। ठीक है, तो आशा है यह बेसिक वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आगे के वीडियो में मैं अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्त निकालना और भाग विधि से महत्तम समापवर्त निकालना सिखाऊंगा। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और अपने दोस्तों में शेयर करना भी मत भूलिए, और चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।